गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम आजकल समाचारों में जोशीमठ के बारे में तमाम चीज़ें सुन रहे हैं, तमाम खबरें पढ़ रहे हैं। तो ये जोशीमठ का मुद्दा आखिर है क्या, इसकी समस्या क्या है और जो भी समस्या है इसका समाधान क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक, ये जोशीमठ से संबंधित ये मुद्दा यूपीएससी यूपीपीसीएस के जीएस थर्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर हम जोशीमठ शहर की बात करें कि यह कहाँ अवस्थित है, तो यह उत्तराखंड के चमोली जिले में है। उत्तराखंड के चमोली जिले में है। और अगर हम इसे मैप पर देखें तो ये जोशीमठ यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, ये उत्तराखंड का मैप है। चर्चा में यह क्यों है? भू धसाव की वजह से वहाँ के घरों में, वहाँ के मकानों में दरार पड़ रहे हैं, इसलिए चर्चा में है। अगर इस भू धसाव की बात करें तो यह इसकी जो पृष्ठभूमि है यह 1970 के दशक में, मतलब 1975-76 में आई एक सबसे भीषण तबाही बेलाकुची बाढ़ के बाद यहाँ पे लगातार भू धसाव की घटनाएं देखी जा रही है। हाल ही में पिछले वर्ष फरवरी 2021 में जो रैणी आपदा हुई, उस आपदा का भी प्रभाव जोशीमठ शहर पे पड़ा। और अक्टूबर 2021 में जो यहाँ पर अचानक भू धसाव की घटना हुई, उसके बाद से लगातार वहाँ पर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा इसके बारे में वार्ता किया जा रहा है। ठीक है, अब भूमि धसाव या जमीन धसाव असल में है क्या, ज्योग्राफी की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। तो यह जमीन के सतह के व्यवस्थित होने की प्रक्रिया भूमि धसाव कहलाती है। ठीक है, यह वही प्रक्रिया है। आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। अगर हम इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें जोशीमठ शहर की, तो यह लगभग 6150 फीट की ऊंचाई पर है। यह कहां बसा हुआ है, यह ज्योग्राफिकल रूप से कहां बसा हुआ है, यह महत्वपूर्ण है। यह विष्णुप्रयाग, जो कि धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों का संगम स्थल है, के पश्चिम में एक पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत एक रिज है, वहां पर यह बसा हुआ है। अगर हम मैप के हिसाब से देखें तो यहां पर ये जो विष्णुप्रयाग है, जो कि अलकनंदा और ये धौलीगंगा यहाँ पे संगम हो रही, यहाँ के इसके पश्चिम दिशा में यहाँ पे एक रिज है, वहां पर यह बसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भू धसाव क्यों हो रहा है वह देख लेते हैं। दरअसल ये जो रिज है यह भूस्खलन और ग्लेशियर से आए हुए मलबे से बना है, और उसी मलबे पे यह शहर बसा हुआ है, इसलिए भूगर्भिक रूप से काफी संवेदनशील है। और साथ ही साथ यह प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ, जो क्रिटेशियस युग से ये जो मेडागास्कर से कटकर एक भारतीय प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा चला था, उस तरीके से यहाँ पे भूगर्भिक दृष्टि से यहाँ पे काफ़ी असंतुलन का क्षेत्र है। ठीक है, तो उससे भी यह प्रभावित होता है। अगर हम जोशीमठ शहर के लंबाई चौड़ाई, मतलब कुल मिलाकर अगर हम विस्तार की बात करें तो यह 10 किलोमीटर लंबा, लगभग 3 किलोमीटर चौड़ा, और चूंकि एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है तो लगभग 300 मीटर की ऊंचाई के विस्तार में यह है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आवागमन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर अवस्थित है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिएगा, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। यह फजिल्का से शुरू होता है, पंजाब में अवस्थित है, और यह उत्तराखंड के माना को कनेक्ट करता है, फजिल्का से माना को कनेक्ट करता है। 845 किलोमीटर की इसका विस्तार है। और सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का सबसे खास बात यह है कि हिंदू संप्रदाय को मानने वाले तमाम, मतलब हिंदू संप्रदाय से संबंधित तमाम स्थलों को यह कनेक्ट करता है, जिसमें बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, ऋषिकेश हो गया, ऐसे संबंधित स्थलों को, हिंदू धर्म से संबंधित स्थलों को यह कनेक्ट करता है। ठीक है, अब अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात भूकंपीय संवेदनशीलता की होती है, तो यह भूकंपीय संवेदनशीलता की स्थिति से यह जोन 5 में स्थित है। जोन 5 भारत में सबसे अधिक खतरा वाला क्षेत्र है। जोन 5 का विस्तार कहाँ पे हम ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये जोन 5 है। कलर मैं चेंज कर लूँ, ये देखिए, ये जोन 5 का विस्तार है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये देखिए, ये जोन 5 है, ये जोन 5, ये जोन 5, ये सब जो क्षेत्र है ये जोन 5 है। ठीक है, इधर भुज है, तो जोन 5 में अवस्थित है। और
कुल 4 जोन है इंडिया में, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। इसकी जोन में क्या होता है, ये 4 जोन में इसलिए विभाजित किया गया है कि इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी है भूकंप की, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है। और जो जोन 5 है यह 9 टू एवब इंटेंसिटी में यह शामिल है, ठीक है। और इस जोशीमठ शहर का महत्व भी है, धार्मिक महत्व है, इन सबके अतिरिक्त धार्मिक महत्व है और रणनीतिक महत्व है, सामरिक महत्व है। धार्मिक महत्व की अगर हम बात करें तो यह देश के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल है। किसका? बद्रीनाथ का। इसके साथ ही साथ औली शहर, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब जो कि एक सिख धर्मस्थली है, और फूलों की घाटी का क्या है, प्रवेश द्वार है। ध्यान रखिएगा कि औली शहर में एशिया की सबसे बड़ी रोपवे है, धौली शहर में, ठीक, सॉरी औली शहर में। अब हम इसके सामरिक महत्व की बात करें तो यह सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है। इससे थोड़ी दूर पर चीन की बॉर्डर पड़ जाती है, तो इस दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। ये देखिए हमारा ये बद्रीनाथ है, ये बद्रीनाथ है, इधर केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, ये हम देख सकते हैं, विस्तार से आप मैप में देख सकते हैं। अब भूमि धसाव के यहाँ पे कारण क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो कारण है भूमि धसाव की, ये मतलब अचानक से नहीं आए हैं या नए नहीं हैं, ठीक है, ये प्राचीन कारण है, पुराने समय से ही ये धीरे 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 ऐसा मतलब सबका एक सामूहिक रूप है भूमि धसाव, ठीक है। सबसे जो मुख्य कारण ये है, या पहला कारण जिसे हम देखें तो ढीली चट्टानों वाली नाजुक पहाड़ी इलाकों पर यह अवस्थित है। पानी का उपसतह पर रिसाव, जो जल है, अलकनंदा नदी है, ठीक है, उसका उपसतह पर रिसाव। वनों की कटाई, इस क्षेत्र में वनों की कटाई, जब वनों की कटाई होगी तो वहां पे जो जमीन की पकड़ होगी वो कमजोर होगी। ऊपरी मृदा परत का क्षरण, जब जमीन की पकड़ कमजोर होगी और पानी का उपसतह पर रिसाव होगा तो जाहिर सी बात है कि जो ऊपरी मृदा होगी उसका भी क्षरण होगा। मानव निर्मित गतिविधियां, इसमें तमाम पावर प्लांट्स आ गए। पावर प्लांट्स के अंतर्गत ये जो महत्वपूर्ण है, एनटीपीसी की एक पावर प्लांट है 520 मेगावाट की, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, ये कई सालों से यहाँ पे बन रहा है, निर्मित अभी हो रहा है अभी भी, ठीक है। इसके बाद जो मुख्य कारण है हेलंग विष्णुप्रयाग बाईपास मार्ग, हेलंग विष्णुप्रयाग बाईपास मार्ग का निर्माण करना। अब देखिए थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत ये बद्रीनाथ हाईवे पे ये बाईपास बन रहा है। इसके निर्माण से क्या लाभ होगा? इसके निर्माण से ये होगा कि बद्रीनाथ धाम की दूरी 30 किमी लगभग कम हो जाएगी और चीन सीमा क्षेत्र में सेना की आवाजाही आसान हो जाएगी। ज्योग्राफिकल रूप से यह गैर जरूरी है, लेकिन रणनीतिक रूप से यह महत्वपूर्ण है। काफी मतलब जो हित हैं उनका टकराव है, ठीक है, हितों का टकराव है। अब ये 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना बहुत हल्का सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा जोशीमठ है। यह लगभग 889 किलोमीटर लंबी है और इसका उद्देश्य यह है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जो 4 तीर्थ स्थल है उनके लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना, इनकी यात्रा को और अधिक सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाना। इन सभी निर्माणों के बाद, इन सभी मानव निर्मित निर्माणों और भी कारणों, जो भी कारण है ज्योग्राफिकल रीजन के बाद साथ साथ सैलानियों की संख्या में दिनों दिन होती हुई वृद्धि, ठीक है, ये भी दबाव बढ़ रहा है। इन सब के कारण हो क्या रहा है कि जो यहाँ पे अलकनंदा नदी या उससे संबंधित जो भी धाराएं हैं उनका प्राकृतिक प्रवाह मार्ग क्या हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है। इस कारण वो अपना मार्ग परिवर्तन कर रही हैं, ठीक। अब बार बार हम इसमें खबरों में मिश्रा समिति के बारे में सुन रहे होंगे। अब मिश्रा समिति की हल्की सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं और मिश्रा समिति का सुझाव देख लेते हैं। लगभग 47 वर्ष पहले इस समिति ने जो सुझाव दिए थे, अगर उनको हम लोगों ने फॉलो किया होता तो शायद आज जोशीमठ की ये हालत नहीं होती और जोशीमठ खबरों में कम से कम इस दुखद खबर के कारण तो नहीं ही होता, ठीक। तो मिश्रा समिति की अगर हम पृष्ठभूमि देख लें तो ये जो अलकनंदा नदी की बाढ़ आई थी या बेलाकुची बाढ़, ठीक है, उसी के कारण
जोशीमठ समेत अन्य स्थानों पे कई घरों में दरारें आ गई। तो उसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई और चूंकि यह समिति 8 अप्रैल 1976 को बनी थी, तो 1976 आप ध्यान रखिएगा ये वर्ष, उस समय ये उत्तराखंड जो था, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, ध्यान रखिएगा। तो गढ़वाल मंडलायुक्त, जो तत्कालीन गढ़वाल के मंडलायुक्त थे महेश चंद्र मिश्रा जी, उनकी अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय कमेटी बनाई गई 8 अप्रैल 1976 को, और इसको यह कार्य सौंपा गया कि आप जोशीमठ के पूरे क्षेत्र का गहनता से अध्ययन करिए और जो सुझाव है महत्वपूर्ण, ऐसे खतरे भविष्य में और ना आ पाए, उनको टैकल करने के लिए आप अपनी राय दीजिए, ठीक है। इसमें प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे चंडी प्रसाद भट्ट जी, इसमें शामिल थे। अब देखिए मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में क्या सुझाव उसने दिया। इसने जो मुख्य सुझाव दिए कि वर्षा और घरों से निकलने वाली पानी की निकासी का उचित प्रबंध किया जाए, पानी की निकासी का उचित प्रबंध किया जाए, ठीक है। जिस सभ्यता ने, मतलब हड़प्पा सभ्यता, जहां पे कि जल निकास की इतनी सुव्यवस्थित योजना थी, वो जल निकास पूरे मतलब समकालीन सभ्यताओं में वैसा नहीं पाया जाता। उस सभ्यता वाले देश में जल निकास के उचित प्रबंध न होना और उसके कारण किसी शहर की ये हालत होना, ये काफी कष्टप्रद है, ठीक। दूसरा जो सुझाव था, अलकनंदा नदी से होने वाले कटाव की रोकथाम के लिए बाढ़ सुरक्षा के कदम उठाए जाएं, निर्माण कार्यों को नियंत्रित किया जाए, जो निर्माण कार्य हो रहे, जल विद्युत परियोजनाएं, सड़क परियोजनाएं हो रही, उनको नियंत्रित किया जाए, ठीक है। ये उस समय के रिपोर्ट में था। तो उस समय तो ये जल विद्युत परियोजना शुरू नहीं हुई थी या निर्माण कार्य तो हो नहीं रहा था, तो जो उस समय निर्माण कार्य हो रहे थे उनको नियंत्रित किया जाए। इसके साथ साथ सिंचाई, लोक निर्माण विभाग समेत अनेक विभागों के लिए उन्होंने क्या किए, निर्माण संबंधित गाइडलाइन तय किए। आगे देख लेते हैं। अब राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गठित एक समिति ने यहां पे भू धसाव को रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं। जोशीमठ में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, वही वाली बात। जो निचली ढलानों पर स्थित जो परिवार हैं उनको कहीं और बसाया जाए। निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए। और जो मुख्य है, चौथा मुख्य है, यहां संसाधन विकसित करना और अन्य विकास कार्य जोखिमपूर्ण है। कहने का मतलब यह है कि अब संकट तो आ गया है, ये जो कहीं और बसाया जाए। अगर उसी समय शायद मान लिया जाता, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाता, तो शायद ये सुझाव तो न देना पड़ता, ठीक है। फिर भी जो भी परिस्थितियां हैं बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन फिर भी हमें एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ते हुए जोशीमठ जैसी समस्या और किसी भी क्षेत्र में न हो, भारत के किसी भी क्षेत्र में न हो, इसके लिए सरकार को निश्चित एक कदम उठाया जाना चाहिए और जोशीमठ के निवासियों के साथ उचित न्याय किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज यहीं पे समाप्त होता है। हम प्रत्येक शनिवार कोशिश करेंगे कि उस सप्ताह जो भी चर्चित मुद्दा रहेगा और हमारे सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम से संबंधित रहेगा, हम उस पर प्रत्येक शनिवार को चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।